वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आज मैं क्लास इकोलॉजी की ले रही हूँ बच्चों की। तो इकोलॉजी की क्लास की बहुत डिमांड है, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है। वेजिटेटिव कोई भी मतलब इकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में आती है कि ट्रेड्स वगैरह कैसे पढ़ी जाए। ठीक है, जेनेटिक इसमें क्या डिफरेंस होता है जिससे बच्चों को समझ आए, और मतलब एक न्यू प्लांट कैसे बनता है, ठीक है, अपने स्टेम प्लांट से, ये भी मैं आपको इसमें समझाऊंगी। न्यू प्लांट अपने स्टेम प्लांट से निकलता है, स्टेम से, लीव से, रूट से एक न्यू प्लांट निकलता है। तो सबसे पहले अगर आप आलू को देखेंगे तो आलू में छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं। वो बल्ब्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, एक रूट बनाते हैं, शूट बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि आलू ग्रो अप होता है। तो हर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत तरह से हो सकता है, राइजोम से, बल्ब से, रनर से, ट्यूबर से, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ये देखिए, लहसुन का, प्याज का, आलू का, अदरक का, किस तरीके से आप देख सकते हो कि अपनी मम्मियों से या फिर अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछना कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं ज़मीन के अंदर उगते हैं और कौन से ऐसे हैं जो बाहर उगते हैं, जिनकी रूट्स, जिनका स्टेम निकल के बाहर आता है, ठीक है। तो ट्यूबर्स क्या होते हैं, ट्यूबर्स एक मतलब आई शेप का ही होता है। देखो, रूट्स न्यू प्लांट इमर्ज आउट ऑफ सोइल एंड मॉडिफाइड रूट्स नोन एज ट्यूबर्स। मतलब मॉडिफाइड रूट्स को क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स बोलते हैं, और वो जो ट्यूबर्स प्लांट बनाते हैं उसको मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से हम वेजिटेटिव मतलब कोई भी प्लांट कैसे उगा सकते हैं। एक प्लांट को काटा, फिर दूसरे प्लांट को काटा, दोनों को प्रोपेगेट कर दिया, है ना, ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया किसी भी तरीके से, तो इसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये कटिंग के थ्रू भी हो सकता है, ग्राफ्टिंग के थ्रू भी, ठीक है, और लेयरिंग के थ्रू भी। तो हम क्या कर अब पढ़ रहे हैं टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है कि प्लांट सेल अपने जो एक मतलब एक प्लांट है उसमें से हमने प्लांट सेल ले लिया, ठीक है, और फिर उसको हमने दूसरे प्लांट के साथ ग्रो अप करवाया तो एक नया प्लांट निकलता है, तो इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर सबसे बेस्ट एग्जांपल है गाजर का। गाजर की अलग अलग वैरायटी आपने देखी होगी। तो ये देखो, मैच्योर प्लांट लिया है हमने, ठीक है, मैच्योर प्लांट का जो गाजर का रूट है उसको वॉश करके हटा दिया, उसको 3 टुकड़ों में काट दिया है, फिर उसे कोर्क बोरर में रख दिया है, ठीक है, और वहाँ पे हमने कोर्क वहाँ से क्या निकाला, उसका कोर निकाला, फिर उसे इंजेक्ट करवाया, ठीक है, पैटी डिश में रखा। तो उससे क्या हुआ, 4 से 6 हफ्ते बाद आप पैटी डिश को देखोगे तो वो जो गाजर से ना रूट्स, ठीक है, मतलब रेडिकल और प्लूमिल वो निकलने शुरू हो जाएंगे। आप हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी प्लांट ग्रो होता है, जैसे कि हमने चने को भिगाया, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है चना। देखो, चने को आपने भिगाया, जब आप सुबह देखते हो तो उसमें क्या होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आपको रूट्स निकले दिखे देते हैं, लेकिन दोनों ही रूट्स नहीं होते। एक होता है प्लूमिल और एक होता है रेडिकल। प्लूमिल से शूट का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल से रूट बनता है, ठीक है, याद रखना, प्लूमिल से शूट का और रेडिकल से रूट का, आर से आर, यानी रेडिकल से रूट का, ठीक है। अब ये देखो टिश्यू कल्चर कैसे बैंगन का किया जा रहा है, और भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। आप एक दिन के एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना टिश्यू कल्चर कौन कौन से प्लांट का किया जाता है। एक तो गाजर का हो गया और चने का हो गया, और बाकी आप बताना, ठीक है। अब हम तो अभी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम लीफ। ब्रायोफाइलम लीफ मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, इसमें देखो बर्ड्स निकल रहे हैं, इन्हीं बर्ड्स से एक नया लीफ बनता है, लीफ बनती है, और वो लीफ एक अलग ब्रायोफाइलम लीफ होती है, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि बर्ड्स बन रहे हैं और उन्हीं बर्ड से नए तरह के लीफ बनेंगे, ये वही लीफ ब्रायोफाइलम लीफ भी होते हैं। तो आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आलू का देखा, और किसका देखा, रोज़ का भी देख सकते हो आप। रोज़ की स्टेम को ले लो, आप उसको काट दो और फिर उसे ग्रो करवाओ, मिट्टी के अंदर डालो, ग्रो करो, तो आप देखोगे नया रोज़ प्लांट निकल के आएगा। और भी बहुत सारे होते हैं, ब्लूबेरीज होते हैं, चेरीज़ होते हैं, और एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। ये याद रखना, ब्रायोफाइलम किस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल वो होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों होता है, और एसेक्सुअल जिसमें सिर्फ या तो मेल होता है या फिर फीमेल प्लांट होता है, ठीक है। उसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोल सकते हो आप। तो अब हम ग्राफ्टिंग और लेयरिंग का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, सिट्रस, मैंगो, एप्पल, लेयरिंग का एग्जोरा, जैस्मीन, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका डेफिनेशन देख सकते हो और पेपर में आप ये लिख के आना, जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे ही लिख के आना। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश मतलब लाइन टू लाइन लिखनी है, जो समझ आए वैसे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखो प्लांट्स ऐसे होते हैं, बाईसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। बाईसेक्सुअल मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होंगे। तो गैमेट का मैं आपको आगे बताऊंगी। मेल गैमेट कौन सा होता है, फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। बाईसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और यूनिसेक्सुअल में एक फ्लावर मेल का होगा और दूसरा फ्लावर अलग फ्लावर होगा, वो जो फीमेल का होगा। जैसे आप पपाया को देख सकते हो, मेल पपाया के पास फीमेल पपाया लगाया जाता है, क्यों, ताकि वो सेक्सुअली इंटरकोर्स कर सके, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सके। और कोई भी प्लांट को बनने के लिए उसमें फ्लावर आना ज़रूरी होता है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ होते ऐसे होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग का प्लांट्स का मतलब ये नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे केला हो गया, केला क्या है, बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। क्यों पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है उसको, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ना तो यूनिसेक्सुअल है ना ही बाईसेक्सुअल, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में होता है, ठीक है, ह्यूमंस में होता है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ ना, देखा ही होगा आपने। तो अब आगे हम पढ़ते हैं, फ्लावर के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी, ओव्यूल, ये सब क्या है, फीमेल के पार्ट हैं, ठीक है। पिस्टिल के पार्ट है ये। पिस्टिल क्या होता है, फीमेल होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेल का। ये एक चाइना रोज़ है और इसके अंदर आप बहुत सारे पार्ट्स दे सकते हो मेल और फीमेल के। मेल इसमें बहुत सारे होते हैं, ये देखो स्टैमेन आपको दिख रहा होगा। स्टैमेन के दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट ये देखो आपको येलो कलर का दिख रहा है ना, जो ओवरी के साथ अटैच है। जब क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब कि पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट के पास जाते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट जो कि एबल होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, फ्यूज़ करने के लिए फीमेल के साथ, इसलिए वो क्या करता है, चला जाता है स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी के पास चला जाता है और उसके अंदर ओव्यूल्स बनाते हैं वो, ठीक है, अंडे बनाते हैं। ओव्यूल्स बाद में बनता है, पहले ओवरी बनती है उसके बाद ओव्यूल्स बनता है, ठीक है। इस पार्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने आपको बाहर के पार्ट के बारे में तो बताया ही नहीं। तो ये जो आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, कलरफुल पार्ट, वो क्या है, पेटल्स। और जो आपको ग्रीन कलर का नीचे का पार्ट दिख रहा है लीफ की तरह, वो है सेपल्स, ठीक है। तो फ्लावर है ये। फ्लावर का पिस्टिल देखो कैसा होता है। स्टेमन देखो, स्टेमन के अंदर आपको फिलामेंट भी मिल जाएगा। स्टेमन के अंदर आपको फिलामेंट भी मिल जाएगा। लीफ देखो, लीफ को क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। और ये जो ये रेड कलर का पार्ट है उसे पेटल्स बोलते हैं, मैंने आपको दोबारा बताया, ठीक है। स्टेम के अंदर आपको स्टेमन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, फिलामेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। वो जो पकड़ने वाला पार्ट होता है ना, फिलामेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बाईसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं। पोलिनेशन भी दो तरह से करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन यानी खुद से, क्रॉस पोलिनेशन यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन वाले तो बेचारे खुद ही कर लेंगे, उनको कहीं शादी ब्याह करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ऐसी हंसी मजाक के लिए सोच लो। और क्रॉस पोलिनेशन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ करते हैं, ठीक है, उसको मेल भी चाहिए
और मेल है तो उसे फीमेल चाहिए, फीमेल है तो उसको मेल फ्लावर चाहिए। अब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है, ये सेल्फ में होता है और डिफरेंट फ्लावर क्या कहते हैं क्रॉस में होता है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, फिलामेंट ये स्टेमन के पार्ट हैं। अब ये पेटल्स में आपको देखो ये कलरफुल पार्ट पेटल्स है। पिस्टिल, पिस्टिल ये पूरा पार्ट है जिसके अंदर क्या कहते हैं ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा होता है जिसके थ्रू क्या होता है मेल गैमेट ओवरी के अंदर जाता है और फिर वहाँ पे फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होकर ओव्यूल बनाता है। हाँ, ये याद रखना कि ओव्यूल यानी कि अंडे बनाते हैं। ओवरी क्या होता है अंडाशय होता है और अंडाशय के अंदर ओव्यूल्स बनाते हैं, अंडे बनाते हैं। तो वो अंडे 8 अंडे होते हैं, 8, ठीक है। तो कैसे होते हैं 8? 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में, ठीक है। 3 ऊपर कौन से होते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं और जो बीच में होते हैं उनको सेंट्रल न्यूक्लियाई बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर आप दोबारा देख लो और साथ में ये भी सुन लो कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, ठीक है। ओव्यूल्स यानी अंडाशय, अंडाशय कितने होते हैं मैंने आपको समझाया भी। हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आप देखो चाहे आप हिंदी मीडियम में क्यों ना पढ़ रहे हो आगे जाकर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कर लो, वीडियो को रिलेट कर लो अपनी बुक से, बुक निकालो अपनी हिंदी की साइंस की, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और फिर उसको या तो आप गूगल से कर लो, गूगल से ट्रांसलेट कर लो कि पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा को क्या बोलते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा याद था हिंदी में भी बट मैं अभी भूल गई हूँ। हाँ, कुछ परागकोश ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। तो आप देख लो परागकण, हाँ पोलन ग्रेन्स को परागकण बोलते हैं शायद, ठीक है। आप इसको देख लेना। और हाँ, अब ये देखिए कि आप कोई भी सीड को पानी में डालते हो, मतलब कोई भी ग्रेन ले लो, वो ग्रेन सीड ही होता है, ठीक है। उसको आप पानी में डालो, ग्रेन यानी कि अनाज ले लो कोई सा भी, उसको आप पानी में डालोगे तो आप देखोगे उसमें से ग्रो कुछ मतलब पौधा सा निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं सीडलिंग्स बोलते हैं, सीडलिंग्स। उसके बाद ये देखो आप सीडलिंग्स है, सीडलिंग्स ये सबसे बाद का प्रोसेस है। पहले क्या बनता है पोलर न्यूक्लियाई, वो डिवाइड होता है, ठीक है, बढ़ते हैं, फिर एंडोस्पर्म बनता है, फिर सीड और फिर सीडलिंग्स बनती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना सेक्स डिटर्मिनेशन। प्लांट्स का तो आपने ईजिली समझ लिया, मेल फीमेल का भी उतना ही आसान है, प्लीज़ इसको इतना कॉम्प्लिकेट मत करना कोई भी। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन हमें कैसे पता चले। सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल का क्या होता है XX होता है और मेल का क्या होता है XY। सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें होता है 46 क्रोमोसोम, 23 मेल में 23 फीमेल में, ठीक है। जब इंटरकोर्स होता है मेल फीमेल की शादी होती है, अब समझ लो, है ना, या फिर वो इंटरकोर्स करते हैं, मिलते हैं आपस में, तो क्या होता है मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट दोनों मिल जाता है। उन दोनों के मिलने के बाद एक्स क्रोमोसोम कहाँ से निकलता है फीमेल से, ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास XX ही क्रोमोसोम है भाई, तो वो क्या निकालेगी। तो ये तो कंट्रोवर्सी हमेशा ही रहेगी कि गर्ल जो लड़की पैदा होती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार लड़कियां ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है, जाके उनको बताओ कि भाई XY मेल के अंदर होता है और ये मेल पे ही डिपेंड होता है कि उसके जो गैमेट रिलीज़ हो रहे हैं वो XY हो रहे हैं या फिर X हो रहा है, ठीक है। तो दोनों से हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं, यानी कि X वहाँ से X मेल से X फीमेल से, तो गर्ल चाइल्ड पैदा होता है, ठीक है। और अगर मेल से Y आ रहा है तो XY यानी बॉय चाइल्ड पैदा होगा, ठीक है। तो पैदा होगा क्या बोल रही हूँ मैं भी। तो आप देखो अब आगे मैं आपको टेबल के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे इंटरकोर्स होता है, फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन की नेक्स्ट प्रोसेस होती है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि N
और 2N मिलकर क्या बनाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म बना है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसका जो ओवरी है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी देखो गैमेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, XY और XX। तो ये ऑफस्प्रिंग कैसा रिप्रोड्यूस हुआ है, बॉय, और XX होता है तो गर्ल, ठीक है। फादर से अगर X आ रहा है तो फीमेल, फादर से अगर Y आ रहा है तो मेल। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, क्रॉसिंग करवा सकते हो। क्रॉसिंग सबने पढ़ी होगी, मुझे नहीं लगता है इसको एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी आप ये पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं आपको आगे मैं आपको आगे पीस का पढ़ाऊँगी कि मेंडल ने कैसे बताया था। ये गैमेट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो 50% प्रोबेबिलिटी रहती है फीमेल चाइल्ड की और 50% प्रोबेबिलिटी रहती है मेल चाइल्ड की, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग भी कैसा आएगा, मेल या फिर फीमेल, ये कोई डिसाइड नहीं होता। अच्छा, जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए हैं प्लीज़ वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये ना सोचें कि हाँ इंग्लिश में है तो हमें नहीं पढ़ना है या फिर हिंदी में है तो हमें नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना है, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है और इसी तरीके से पेपर में लिख कर आना है। हिंदी मीडियम वाले अगर इंग्लिश में लिख लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, उनके कोई मार्क्स नहीं काटे जाते। बस टीचर ही ये देखता है कि बच्चे को कितना समझ आया और उसने क्या सीखा है, क्या समझ। मुझे पता है बाहर से आपको नॉइज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ेंगे मेंडल के पी एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे पढ़ें। तो मेंडल का जो पी एक्सपेरिमेंट है ना, उसने एक्सपेरिमेंट किया 1850 के करीब एक्सपेरिमेंट हुआ था ये। तो इसमें उन्होंने 3 लॉ दिए थे, यानी 3 कानून नियम ऐसे बनाए थे कि आप भी देखो, अगर आप रोटी बनाने जाते हो या फिर कोई भी काम आप करने जाते हो तो उसको अपने लॉ के अकॉर्डिंग ही करते हो, आप अपना रूल बना के चलते हो, हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, फिर ये करना है। ऐसे ही मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप देखोगे डोमिनेंट और रिसेप्ट, मैं आपको 2 टर्म पढ़ा रही हूँ, डोमिनेंट और रिसेप्टर। डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने कैरेक्टर को शो करता है, और रिसेप्टर क्या होते हैं, जिनके पास अभी कैरेक्टर है, शो नहीं हुए, वो है। अब जैसे आप इस चीज़ को ना अपने डेली लाइफ, अपने अगल बगल, अपने आसपास से भी रिलेट कर सकते हो कि क्या होता है कि आपके दादा दादी को डायबिटीज़ है तो आपके पापा मम्मी को नहीं है ना, मतलब आपके पापा को नहीं है, दादा दादी को था, आपके पापा को नहीं है, लेकिन आपके जो बच्चे पैदा हुए उनको डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है। तो यानी वो जो कैरेक्टर था ना वो आप उनके अंदर था, आपके मतलब उनके अंदर से आपके पास आया, उस जनरेशन से F4 जनरेशन में आ गया, F1 F2 F3 F4 बहुत सारी जनरेशन होती है। तो आप देखना जनरेशन से बैक टू बैक वो कैरेक्टर जो होता है वो शो हो जाता है, ठीक है। कभी ना कभी वो रिसेप्टर अपने आप को डोमिनेंट करता है, ठीक है। मैं जैसे बोल रही हूँ ना, आप उसको वैसे ही लिखना। तो कैरेक्टर क्या होता है, अपने आप को अपनी डोमिनेंसी दिखाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप क्या पढ़ोगे कि जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी कॉपी जो होती है वो कॉपी सेग्रीगेट होती है, यानी सेपरेट हो जाती है। अब देखो एक एक पेरेंट में, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता है, आपकी मम्मी ज़्यादा गुस्सा करती है और आप जैसे 4 भाई बहन हो तो आपका छोटा भाई ज़्यादा गुस्सा करेगा और बाकी 3 शांत होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, शो ज़रूर होगा वो। तो मेंडल ने क्या किया, इस चीज़ को पहले उन्होंने ऑब्ज़र्व किया पी प्लांट पे, और भी उन्होंने प्लांट्स पे किया होगा, ठीक है। उसके बारे में आप खुद ही सर्च करना। तो मैं आपको पी प्लांट से ही समझाने वाली हूँ क्योंकि आप स्कूल लेवल से वही समझते आ रहे हो, ठीक है। जो भी आप पढ़ते हो ना उसका 100% आपकी ज़िंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है, इसको आप लिख के ले लो, ठीक है। तो ये आप पी प्लांट का मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, इसमें कुछ ब्लड सा दिख रहा है, कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट में आप देखना टॉल और ड्वार्फ के बारे में मैं आपको बताऊँगी। टॉल को आप टी लिखोगे, ड्वार्फ को आप स्मॉल टी लिखोगे,
टॉल को कैपिटल टी और ड्वार्फ को स्मॉल टी से मैं आपको शो करके बताऊंगी कि कैसे जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है और रिसेप्टर होता है। ठीक है, अगर हमारा जो मतलब मैंने जैसे आपको इंटरकोर्स करके दिखाया था किसका, यानी क्रॉसिंग करके दिखाई थी आपको मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, ऐसे ही पी प्लांट में भी होता है कि जब उनकी क्रॉसिंग करवाई जाती है, जैसे राउंड की क्रॉसिंग सीड शेप है, सीड शेप दो तरह की सीड शेप है, एक राउंड है और एक रिंकल है, यानी जो ऐसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी। ठीक है, फिर उसके बाद सीड कलर को आप लिखोगे येलो कलर है, एक ग्रीन कलर का आ गया है। फिर आप देखोगे फ्लावर कलर है तो फ्लावर कलर भी अलग है, पर्पल है या फिर ऑरेंज है। तो इसमें देखना कि कैरेक्टर कैसे अलग अलग होते जा रहे हैं, है ना। तो पी प्लांट का ये वो तो ऑब्जर्वेशन टेबल था। अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो फ्लावर्स है वो अपना कैरेक्टर डोमिनेंट कर रहे हैं, डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी यहाँ पे शो हो रही है। तो देखो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है कैपिटल ए और स्मॉल ए का, यानी कि पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर को जब उन दोनों के गैमेट को क्रॉस करवाया गया, ध्यान से सुनना, जब पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर के गैमेट्स को क्रॉस करवाया गया तो क्या हुआ, पर्पल फ्लावर्स के अंदर जो उसके क्रॉस करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट आया है उसमें देखना, मतलब दो फ्लावर को लिया आपने, उसका टिश्यू कल्चर करा तो उससे क्या हुआ कि आपको दिखाई दिया। तो आपने क्या कर देखा कि सेल्फ पोलिनेशन करवाने के बाद क्या हुआ, एक कैपिटल ए आया है और एक स्मॉल ए आया है। और कई बार क्या हुआ है कैपिटल ए आया है, कहीं पे स्मॉल ए और कैपिटल ए आया है। तो आप ये देखो सेल्फ पोलिनेशन यानी कि ए और ए को, है ना, ए को स्मॉल ए से, कैपिटल ए को स्मॉल ए से, स्मॉल ए को कैपिटल ए से, कैपिटल ए को कैपिटल ए से, ऐसे करवाया तो क्या हुआ, ये देखो कैपिटल ए करवाया तो पर्पल फ्लावर आया, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए आया, है ना। तो इसमें क्या हुआ, कैपिटल ए और स्मॉल ए में कुछ कैरेक्टर है पर्पल के और कुछ है वाइट के, इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना रेशियो निकाल सकते हो। ऐसे ही हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी करवाएंगे और उसमें भी आप यही देखोगे, येलो और ग्रीन में देखो आप क्रॉसिंग करवाओ तो क्या होता है। देखो समझो इस चीज़ को, आप ध्यान से सोचना और समझो कि कैसे इसका रेशियो निकल के आ रहा है ना। तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट करते हैं और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो रिसेप्टिव रहते हैं। ठीक है, अपने आप को शो नहीं करते। उनका जब मतलब वो दूसरे तीसरे जनरेशन में जाते हैं तब जाके वो अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। तो ये ट्रेट्स जो है ना, ट्रेट यानी कि कैरेक्टर और जीन्स यानी कि आप समझ ही रहे हो। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के अंदर जीन्स यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो बनाऊंगी मैं डीएनए के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, आपको पूरा समझाऊंगी कि डीएनए में क्या क्या डीएनए का साइकिल होता है, कैसे वो डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता है और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। फ्रेडरिक ने उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, बताया था पहली बार। ठीक है, जीन्स कैसे उसके अंदर डोमिनेंट होते हैं फिर वो एक नया डीएनए बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब बाद में पढ़ेंगे हम, पहले आप इसको समझ लो। जहाँ पे आपको समझना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको दोबारा से इस वीडियो को डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो F1 जनरेशन यानी कि पहली जनरेशन, फिर दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डोमिनेंट करते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब ये देखो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो देखो क्या होता है कि फिनोटाइप यानी कि जो अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है फिजिकली, आप उसके कलर को बता रहे हो, येलो, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज ऐसे बता रहे हो। जीनोटाइप यानी आप उनके जीन्स के थ्रू बता रहे हो, वाई, आर ऐसे जो आपने सिंबल दिया है। ठीक है, उसको जीनोटाइप बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। अब इनका रेशियो बता दो, आप निकालो और फिर करो। ये देखो पेरेंट प्लांट था, एक था पेरेंट प्लांट बहुत लंबा, एक था भाई छोटा, दोनों की क्रॉसिंग करवाई तो पहली जनरेशन कैसी आई है,
कुछ छोटी है ये, कुछ बड़ी है ये, कुछ मतलब मीडियम साइज है। कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब है मीडियम साइज कुछ, है ना। लेकिन इसमें F1 जनरेशन में तो पहली जनरेशन में आप देखोगे सारे ही प्लांट कैसे हैं, मीडियम साइज के हैं, ठीक है। अब इसकी दूसरी जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवा दो, ठीक है। पहली जनरेशन को क्या कर दिया, आपस में उनका ब्याह करवा दिया भाई। तो देखो क्या हुआ क्रॉसिंग करवाने के बाद, जो कुछ प्लांट्स टॉल आते हैं, फिर कुछ प्लांट डार्फ भी आते हैं, ठीक है। और एक प्लांट ऐसा आता है जो मीडियम आता है। तो देखा ना आपने, कैपिटल टी एक प्लांट लंबा है, सेकंड जनरेशन की बात कर रही हूँ मैं। एक प्लांट लंबा है, एक प्लांट स्मॉल टी छोटा है, और बाकी दो क्या है, मीडियम साइज के हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो रेशियो क्या है, 2:2 का। अब ये गैमेट्स से भी समझ सकते हो आप, गैमेट्स ये देखो, क्रॉसिंग करवाने के बाद राउंड येलो, राउंड रिंकल्ड, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं। जितना आपको समझ आ रहा है आप समझो, कोशिश करो समझने की, क्रॉसिंग करवाओ उनकी, और फिर देखो कि नो ऐसे आ रहे हैं कि राउंड येलो आ रहे हैं, 3 ऐसे हैं जो राउंड ग्रीन है, 3 ऐसे हैं जो रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है। इस चार्ट को आप अपने आप से खुद से समझो। देखो राउंड, कैपिटल R और कैपिटल Y किसका सिंबल है, राउंड और येलो का। आगे है स्मॉल r स्मॉल y किसका सिंबल है, ग्रीन का, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन का। स्मॉल r मतलब रिंकल्ड और स्मॉल y का मतलब है ग्रीन। अब इनके आपस में क्रॉसिंग करवाई तो देखो कैसा जीनोटाइप निकल कर आया है। ये देखो क्रॉसिंग करवाने के बाद इस तरह का टेबल बनाना आप सीखो, इस टेबल को देख के सीखो, समझो। पहले हमने कैपिटल R और फिर कैपिटल Y ये लिखा, फिर कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, फिर इनकी आपस में ही क्रॉसिंग करवा दी। सेम जो हमने यहाँ लिखा है वही हमने ऊपर लिखा, फिर क्रॉसिंग करवाओ तो क्या होगा, कैपिटल R एक साथ आ गया, कैपिटल Y एक साथ, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते क्रॉसिंग करवाई हमने, तो 9:3:3:1 का फिनोटाइप यहाँ पे रेशियो आ चुका है। तो यहाँ तक ख़त्म है। उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो भाई। सब्सक्राइब करोगे तभी तो मज़ा आएगा आगे वीडियोस बनाने का। फॉर ऑल द